चलें भाई, क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है। लास्ट टाइम बेटा जी हम लोगों ने जो अपनी वीडियो पॉज की थी और अपनी क्लास को पॉज किया था, वो हमने अरेंजमेंट ऑफ सेल की हम बात कर रहे थे और सीरीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग फर्दर उसी के आगे से मूव करेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है ना। पैरेलल अरेंजमेंट में हमारे पास ये होता है कि ऑब्जेक्ट में जो सर्किट है, बेसिकली सर्किट इज़ कनेक्टेड इन द पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल डायरेक्शन में कनेक्टेड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो, मेरे पास एक ये बैटरी है, एक बैटरी है, एक बैटरी है, ठीक है। अब मेरे पास क्या चीज़ हो जाएगी, नाउ दीज बैटरीज आर connected with each other. Like this side is your the positive, this is negative, positive, negative, this is your positive and negative. Positive is connected with the positive, now positive connected with the positive. Now negative is connected with the negative, connected with the negative. In short, हमारे पास जो टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल्स कैसे कनेक्टेड हैं, सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं। जब सेम टर्मिनल्स मेरे बच्चे कनेक्टेड होते हैं, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट किस में कनेक्टेड हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा। अब ये देखिएगा क्लास, सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, सेम टर्मिनल कनेक्टेड हैं, फिर सेम टर्मिनल कनेक्टेड है। अब मेरे पास क्या चीज़ है, जब भी सेम टर्मिनल जब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो हम क्या चीज़ कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। बट पाथ आर डिफरेंट, दिस इज योर वन पाथ, दिस इज योर सेकंड पाथ, दिस इज योर थर्ड पाथ। path are different. When the path are different, then at that point we can say that these all are connected in parallel, ठीक है। पैरेलल में याद रखना, each side is connected with the other side। ये देखें, अब ये वाली साइड है पॉजिटिव की, ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गए, ये पॉजिटिव की पॉजिटिव से हो गए, ये नेगेटिव की नेगेटिव से हो गई, ये नेगेटिव की नेगेटिव से हो गए। देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट दिस इज़ आर आ पैरेलल सर्किट। अच्छा, जब अगर हम पैरेलल सर्किट में एक और क्या चीज़ होती है मेरे बच्चे, जितना वोल्टेज एक कंपोनेंट के अक्रॉस आता है उतना ही वोल्टेज सेकंड कंपोनेंट के अक्रॉस आता है और उतना ही वोल्टेज थर्ड कंपोनेंट के अक्रॉस आता है। इन शॉर्ट हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है। Vt इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। इन शॉर्ट जितना टोटल वोल्टेज होगा उतना ही इंडिविजुअल वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, वोल्टेज चेंज नहीं होता, वोल्टेज सेम रहता है। करंट की अगर हम बात करें, IT पाथ डिफरेंट होने की वजह से, पाथ सेपरेट होने की वजह से करंट भी चेंज होता है, ठीक है। IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल करंट IT is greater than the individual current I individual, ठीक है, I individual। तो total current is always greater than the individual current। yes, this is clear to you? any confusion? yes मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो पूछिएगा। okay, good। Now move on its resistance. What is mean by the word resistance? अच्छा, रेजिस्टेंस पर जाने से पहले आपको वर्ड पता होना चाहिए, रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या चीज़ होती है, रेजिस्टर इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच इज़ यूज टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रोक रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो कंपोनेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। अपने पास डेफिनेशन लिखिएगा रेजिस्टर की। रेजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, रेजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which is used to resist the flow of electrons, which is used to resist the
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रेजिस्टर का ये सिंबल होता। ठीक है, अब आ जाए रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान का जो रेशो आ रहा होता है, द रेशो बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। डेफिनेशन लिखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल is in fact the ratio of the potential difference, the ratio of the potential difference across the material to the electric current flowing through it। अब आसान डेफिनेशन लिखो, द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट is called resistance, and its formula is V is equal to IR, so V upon I is equal to R। The ratio between the voltage and the current is called resistance। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज, दिस इज योर वोल्टेज, and current is called resistance, and its SI unit is ohms, which is indicated by this, and its symbol is this। उसका जो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या आता है? ओम्स। उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? इस तरह से, जैसे कि ये भी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, यस, यहाँ तक कोई मसला? कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछेगा। यस बेटा, उम्मे हानी लिख लिया आपने डेफिनेशन? ओके गुड। अब इसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखें, ये रहा इसका सिंबल, ओम्स होता है, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का। अब मेरे पास ना रेजिस्टेंस की, अच्छा, रेजिस्टर की अगर डेफिनेशन किसी की मिस हो गई है तो वो ये भी कंसीडर कर सकता है, रेजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिकल component that is used to control the size of the electric current flowing in a circuit। resist का वर्ड यूज़ कर लें, कंट्रोल का वर्ड यूज़ कर लें, एक ही बात है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट। अब मेरे पास क्या है? टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, नंबर वन इज़ फिक्स्ड रेजिस्टर एंड नंबर टू इज़ वेरिएबल रेजिस्टर। अब आ जाए फिक्स्ड रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द रियोस्टैट। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर को हम क्या कहते हैं? रियोस्टैट भी बोलते हैं। फिक्स रेजिस्टर की जो वैल्यूज़ होती हैं मेरे बच्चे, वैल्यूज़ डज नॉट चेंज, दिस वैल्यू इज़ रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इंक्लूड द फिल्म रेजिस्टर, कार्बन कंपोजिशंस, दीज ऑल आर कॉल्ड अ फिक्स्ड रेजिस्टर। A fixed resistor has a fixed value of the resistance। अब आ जाए वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हो रही होती हैं। इट कैन बी वेरी। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। A variable resistor has a value of the resistance that can be varied, for example rheostat। ठीक है, with the help of rheostat we can easily set all these values। ठीक है, इसको रीड आउट कीजिएगा, फिर हम मूव करेंगे ओम्स लॉ पे। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ हम सेट कैसे करते हैं? क्वेश्चन ये पैदा होता है मेरे बच्चे, हम इसकी वैल्यूज़ को सेट करते हैं बाय स्लाइडिंग इट। ठीक है, रियोस्टैट को हम जैसे ही स्लाइड करते हैं ना, तो हमें जहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए होती है वहाँ पर हम इजीली इसको सेट कर देते हैं।
जितनी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं हम इजीली वहाँ तक इसको सेट कर देते हैं। अगर हमें ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए तो हम इसको मतलब कि ग्रेटर साइड पे सेट करेंगे, और अगर हमें कम वैल्यू चाहिए तो हम इसको कम साइड पे सेट करते हैं। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, इसको रीड आउट कर लें, सारी चीज़ें देख लें एक नज़र, और 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब नंबर नेक्स्ट चीज़ देखिएगा मेरे बच्चे, ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ की अब हम बात करने जाएंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम, ठीक है। उन्होंने एक लॉ प्रोड्यूस किया था, और उस लॉ का क्या नाम था? ओम्स लॉ। उन्होंने अपने नाम पर ही लिखा था, क्योंकि उन्होंने कहा था वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है ना। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं इसके आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ। वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट वेयर एज द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर कैसे रहेगा? केप्ट कांस्टेंट रहेगा। अब कैसे केप्ट कांस्टेंट रहेगा, क्या चीज़ होगी, आपको यहाँ पर जी देखिएगा गौर से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट एक काम कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकें, बस हो गया। ये देखें भाई, voltage is directly proportional to the current whereas the temperature is kept constant like the physical state of an object is the kept constant। कैसे कि like for example वायर है, वायर के अंदर से हमारे पास वोल्टेज जा रहे हैं, करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देखो ये रहा। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब वायर के अंदर से जब वोल्टेज भी जा रहे हैं और करंट भी जा रहे हैं, अगर हमारे पास वोल्टेज देखो ज़्यादा जाएगा तो करंट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ये डेफिनेशन होती है ना करंट की। बट द टेम्परेचर इज़ द केप्ट कांस्टेंट। कौन सा वाला टेम्परेचर? जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, ड्रैग फोर्स जब इस पर एक्ट होगी, उस ड्रैग फोर्स के एक्ट होने की वजह से, ड्रैग फोर्स के एक्ट होने की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक इस पे लाइक यू कैन से दैट इसके फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से लिटिल बिट हीट प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट जो प्रोड्यूस होगी मेरे बच्चे, वो जो टेम्परेचर होगा, दिस टेम्परेचर इज़ योर केप्ट कांस्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि इस एरिया में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, इस एरिया में हीट कम हो गई, इधर और ज़्यादा हो गई, इधर और ज़्यादा कम हो गई, ऐसा नहीं होगा। जो हीट एक जगह पे
इलेक्ट्रॉन्स के ड्रैग होने की वजह से लगेगी वही हीट थ्रू आउट द सर्किट लग रही होती है। तो इसलिए हम क्या चीज़ कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ द सेम। जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सेम है तो प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशन does not change. What is mean by the word physical condition? The word physical condition means the atmospheric temperature which is acting on this wire. एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर लाइक जो रूम टेम्परेचर है वो भी जो एक्ट हो रहा है इसके ऊपर वो भी कैसा रहेगा मेरे बच्चे, सेम रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो ये लाइक लॉ दिया था हमें किसने, ओम्स ने। उन्होंने बोला था, ये देखें ये लिखा हुआ है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जब डायरेक्टली का साइन हटता है तो इज इक्वल टू क्या लग जाता है, कांस्टेंट, और इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए क्या हो जाता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हम क्या चीज़ बोलते हैं, ये देखो डायरेक्टली का साइन हटेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेयर कांस्टेंट इज इंडिकेटेड बाय आर, सो दैट वी कैन से दैट वी इज इक्वल टू आई आर। सो हेयर आर इज योर बेसिकली आर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, कि हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। एंड द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। यस, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो अभी मुझसे पूछ लें जल्दी से, कोई ऐसी चीज़। शाबाश हरिया। यस बेटा, यस बेटा उस्मान, मैं समझ गया हूँ, नो इशू। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट। अब मेरे पास क्या होता है, ओम्स लॉ को कुछ कंपोनेंट्स ओबे करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ओबे नहीं करते। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। तो जो कंपोनेंट्स ओबे कर रहे होते हैं, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है, दोज कंपोनेंट्स ओबे ओम्स लॉ, these components are called ohmic conductors, and those component does not obey Ohm's law, these components are called non ohmic conductors। अच्छा, अब वो ओबे जो कर रहे हैं वो ohmic conductors कौन कौन से, ये देखिएगा। According to the Ohm's law, the resistance of metallic conductor remains constant under the steady conditions, physical condition. Like voltage is the directly proportional to the current। voltage बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, voltage कम हो रहा है तो करंट भी कम हो रहा है। ठीक है ना, voltage is directly proportional to the current whereas the temperature is kept constant। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओबे नहीं कर रहे होते ओम्स लॉ को। जो ओबे करते हैं ना ओम्स लॉ को, मतलब जो मानते हैं ओम्स लॉ को, जो फॉलो अप करते हैं ओम्स लॉ को, उनका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेटल रॉड, ये देखो ये रही मेटल रॉड। अब अगर मैं यहाँ से इसको करंट जितना दे रहा हूँ, वोल्टेज दे रहा हूँ, उतना ही करंट भी होगा, उतना ही वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज एंड करंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये जब स्ट्रेट लाइन है, जब डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनल होता है तो इसका ग्राफ भी कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। ठीक है, अब आ जाए नॉन ओमिक कंडक्टर्स पे। यस मेरे बच्चे, ये वाली कंडीशन समझ आ गई है ओमिक कंडक्टर्स की। ऑल गुड ऑल ऑफ यू, ओके गुड। नाउ मूव ऑन नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जिनका ग्राफ कर्व बनता है। ठीक है, इस तरह का कर्व बन जाए, इस तरह का कर्व बन जाए। अच्छा, जब ग्राफ जब कर्व जब बनेगा ना, हमेशा याद रखना वो कहलाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। और अगर ग्राफ बनता है स्ट्रेट, जैसे कि ऊपर अभी बना था, तो वो क्या कहलाता, ओमिक कंडक्टर। अब देखो नॉन ओमिक कंडक्टर में सबसे पहली चीज़ आ जाती है फिलामेंट लैम्प, फिर आ जाता है थर्मिस्टर, ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, फिर आ जाता है एलडीआर। ये तीन कंपोनेंट्स कर लो नॉन ओमिक कंडक्टर साइड पे। पहला देखो क्या चीज़ है हमारे पास, फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प कौन सा वाला लैम्प होता है, जो कि येलो कलर का बल्ब होता है। ठीक है, देखा भाई सबने फिलामेंट लैम्प,
इस तरह का आता है जो अक्सर बेकरीज में भी लगा हुआ होता है। ये देखें, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, एक पतली सी यूं करके वायर होती है। द नेम ऑफ दिस वायर इज टंगस्टन। टंगस्टन वायर। अब जैसे ही हमारे पास इन इलेक्ट्रोड में से करंट जाता है, ठीक है, तो ये टंगस्टन वायर कैसी है, बहुत पतली वायर होती है। हमेशा याद रखना है जितनी पतली वायर होगी ना उतने ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि इस पतली वायर की वजह से, थिन वायर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब पास होते हैं ना इसमें से, तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक होकर पास होते हैं। इन शॉर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा एक्ट होती है यहाँ पे। जब फ्रिक्शनल फोर्स जब ज़्यादा एक्ट होगी तो बताओ ये वायर हीट अप होगी या नहीं होगी? जी जल्दी से मुझे बताएं, ये वायर हीट अप होगी या नहीं होगी? हेलो, यस, हीट अप होगी। एक्सीलेंट। तो हमारे पास इस वायर का टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारे पास इसकी जो मेरे बच्चे जो रेजिस्टेंस होती है ना, resistance is also increases. So in filament lamp the tungsten wire is very thin wire, so due to its thinness its temperature is increases. When the temperature is increases its resistance is also increases. अच्छा, अब आपने सवाल पूछा कि सर वो ये तो सारी बातें सही है, लेकिन ये किसका बना हुआ है मेरे बच्चे? मिरर का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, बिल्कुल। तो क्या हीट की वजह से ये बर्स्ट हो जाएगा या नहीं होगा? मेरे पास इसका आंसर है कि इट डज नॉट बर्स्ट। वाई? बिकॉज इन इट्स द आर्गन गैस इज प्रेजेंट। आर्गन गैस। What is the function of argon gas? The function of argon gas is to protect it from the बस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि ये ना जो मिरर है उसके ऊपर एक लेयर बना देती है जिसकी लेयर से हीट मिरर के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करती। जब हीट जब डायरेक्टली जब स्ट्राइक जब नहीं करेगी तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा मेरे बच्चे? हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये फिर बर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको एक बार ज़रा सा रीड कीजिएगा। इसमें से कोई भी मसला, कोई भी ऐसी चीज़ पूछने वाली है तो मुझसे पूछिएगा। शाबाश, हरी आप। कोई भी ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया तो मेरे बच्चे हैं मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को रीड आउट करें। दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश हरी, अब इसको एक दफ़ा से देख लें।
ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इधर देखिएगा स्क्रीन पर। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका ग्राफ। इसका सर ग्राफ कैसे बनेगा मेरे बच्चे, ये देखें, इसका ग्राफ पहले बनेगा इंक्रीजिंग, और फिर अ टाइम केम व्हेन इट्स करंट इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है ना, इसका करंट कैसे होना शुरू हो जाता है, कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। ये देखें, इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, तो एक टाइम आएगा जब करंट कैसे जाना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट जाना शुरू हो जाएगा। सो एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट कि स्टार्ट में इंक्रीज़ हुआ था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन की तरफ गया था, फिर कांस्टेंट होना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस। इसलिए हम कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, इस तरह से कर्व शेप का बनाते हैं। क्लियर, कोई मसला यहाँ तक? ऑल गुड ऑल ऑफ यू? ओके, now move on the thermistor. What is mean by the word thermistor? Thermistor is basically an electrical component which is used to sense the temperature. ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, और ये बेसिकली यूज इन द फायर अलार्म्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी एक्सेट्रा, यहाँ पे यूज़ हो रहा था। इवन के इलेक्ट्रिक केटल, माइक्रोवेव ओवन्स, ठीक है, इनमें जाहिर सी बात है एक जब ज़ाहिर टेम्परेचर पे पहुंचता है टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या हो जाता है, फिर कट ऑफ हो जाता है ना सर्किट। तो किसके थ्रू टेम्परेचर डिज़ायर पर पहुंचा, थर्मिस्टर के। ये थर्मिस्टर से हमने इसको चेक कर लिया। तो ये देखिएगा, इट डज़ नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये ओबे नहीं करता ओम्स लॉ पे। इसलिए हमारे पास इसके ना थर्मिस्टर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है एनटीसी, एक होता है पीटीसी। एनटीसी स्टैंड फॉर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड पीटीसी स्टैंड फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीसी को। एनटीसी का क्या मतलब होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या चीज़ हो रही है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर, मतलब कि एनटीसी की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगी एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और अगर हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं, if we lower the temperature then automatically the resistance is high and the no current flow through it. in short the vice versa processes occur. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। वी कैन फाइंड इट आउट इट्स रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला विच इज़ V अपॉन I इज इक्वल टू R। देखो, करंट बढ़ा, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। अब मेरे पास करंट क्या हुआ, कम हो गया, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एनटीसी है, पीटीसी ख़त्म हो गया है। ठीक है, शाफे आपके पास पीटीसी है या आपके पास भी पीटीसी नहीं है, जल्दी से मुझे बता दें। आप लोगों को पीटीसी करवाया है, चैट में मुझे मैसेज करके बता दें। देखा, ये नहीं है, ना तो आईजीसीएसई में है ना तो जीसीई में। ठीक है, अच्छा, ये मैं क्रॉस चेक कर रहा था, चेक कर लिया हमने। अब आ जाए इसके सिंबल पे। इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरह का। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल बॉइलिंग की तरफ जा रही है, बॉइलिंग की तरफ जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो रही होती है रेजिस्टेंस। और जैसे ही अगर हम हाई कर दें तो उसकी क्या चीज़ हो जाता है, रेजिस्टेंस, फिर करंट अगर डिक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, और अगर हम करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। वन तो वाइस वर्सा प्रोसेस हो रहा होता है। ये देखें, आई क्या है, करंट बहुत कम है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें। ओरिजिन पर है 0 पे, रेजिस्टेंस कैसे हो गई, मैक्सिमम। 1 पे गया, ये देखो ग्रेजुअली रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गई। 2 पे गया और डिक्रीज़ हुई, 3 पे गया और 4 पे गया और 5 पे गया, और इन दी एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे करंट बढ़ा, रेजिस्टेंस का कर्व डिक्रीज फॉर्म में गया कि नहीं गया। दिस इज़ कॉल्ड योर थर्मिस्टर।
यस मेरे बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है? बहुत स्पीड से तो नहीं करवा रहा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड। जहाँ से जो मसला हो पूछ लें। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, नो इशू। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है या जिन्होंने मुझे लेट ज्वाइन किया, डोंट वरी, ये रात को मैं अपलोड कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग ना वहाँ से जाके इजीली इसको देख सकते हैं। अब आ जाए LDR पे। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड LDR? वर्ड पे जाया करो। L का मतलब था लाइट, D का मतलब है डिपेंडेंट, R का मतलब है रेजिस्टर। LDR स्टैंड फॉर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। LDR डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे। ठीक है, ये देखो, इसके अंदर यूं करके वायर होती है, ये क्या है? लाइट स्ट्राइक कर रही है। इस हमेशा याद रखना, वायर के अंदर चार्जेस होते हैं। मैं इस चैप्टर के शुरू से बताता हुआ आया हूँ, वायर के अंदर चार्जेस होते हैं। हम जब फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, तो ये मूव होते हैं। ये देखो, ये रहे चार्जेस। अब जैसे ही मैंने क्या किया, करंट नॉर्मल पास हो रहा है, नॉर्मल ये काम कर रहा। अब मैंने इसको रख दिया लाइट इंटेंसिटी में। ये है लाइट, लाइट आके स्ट्राइक हो रही है। अब लाइट इंटेंसिटी को ये क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है। जहाँ पर इसने लाइट को डिटेक्ट कर लिया, वहाँ पर मसला ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर लाइट को इसने डिटेक्ट कर लिया और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, मतलब कि लाइट ज़्यादा पास हो रही थी, लाइट की रेज ज़्यादा इस पर आके स्ट्राइक हो रही थी, तो वहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। लाइट ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होने का मसला ये है क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होता है वो भी बढ़ जाता है, मतलब इन शॉर्ट करंट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? कि लाइट की रेज ने आके इन पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक किया, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेशन की वजह से इनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इन चार्जेस के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। तो हम क्या चीज़ बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट, लाइट के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास होने लगे, मतलब इन शॉर्ट करंट ज़्यादा होने लगा। जब करंट ज़्यादा होने लगा लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इट्स वर्क सिमिलर एज द फिलामेंट लैम्प। जैसे कि फिलामेंट लैम्प काम कर रहा था ना, ये इसी तरह का काम करेगा। LDR, पहले इसका यूज़ देख लो, कहाँ पर यूज़ होता है। LDR इज़ यूज टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ द लाइट इंटेंसिटी लाइक द ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम, फायर अलार्म्स एक्सेट्रा। अब आ जाए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस LDR डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा as the light intensity increases. In the dark and the low light level, the resistance of an LDR is quite high. बात समझ आ गई कि जब लाइट जब नहीं होगी, हम इसको अंधेरे में रखते हैं, डार्क रीजन में रखते हैं, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही, रूम में रखता है, रूम में भी अंधेरा करके रखते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, करंट बहुत स्लो, बहुत ना होने के बराबर पास होगा। और अगर हम इसको रख दें ओपन एरिया में, लाइक जहाँ पे लाइट ऑन है, सन रेज में रख दें, या तो रूम की लाइट ऑन करके रख दें, तो वहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा? वहाँ पर मेरे बच्चे ये हो जाएगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो कम हो जाएगी, और करंट जो इसमें जो फ़्लो होगा वो ज़्यादा फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये भी आपको नज़र आ रहा है, करंट कैसा फ़्लो होने लग जाएगा? ज़्यादा फ़्लो होने लग जाएगा, और इसकी रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। द सर्किट सिंबल ऑफ एन LDR का सर्किट सिंबल कैसा होता है? इस तरह का। कहीं पर सर्किट में बनाने के लिए अगर आ जाए, तब आप LDR का सिंबल यूँ करके बनाओगे। LDR है ना, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है ना, रजिस्टर के अंदर यूँ बनाओगे और ना यूँ दो रेज़ बना दोगे। दो रेज़ का क्या मतलब है? कि लाइट आके स्ट्राइक हो रही है। अगर आप इस सर्कल नहीं भी बनाते, आप डायरेक्ट यूँ करके बना देते हैं और दो रेज़ यूँ करके आके स्ट्राइक करवा देते हैं, तो इसका भी यही मतलब है कि आपके पास क्या चीज़ हो रही है? LDR का सिंबल है और लाइट रेज़ आके स्ट्राइक कर रही हैं LDR के ऊपर। ठीक है,
यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे जल्दी से पूछ लें। ठीक है मेरे बच्चे, मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये लें, ये मैंने लिंक भी शेयर कर दी है चैट में आप लोगों के साथ, यूट्यूब का, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक कोई भी मसला, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछिएगा। ऑल गुड टिल नाउ ऑल ऑफ यू? आगे चलेंगे यहीं पे रोकते हैं? मिक्स तो नहीं हो रहा? जल्दी से बताएं, आगे चलेंगे यहीं पे रोकते हैं? हेलो, चैट में आंसर लिख के मुझे बता दें। लास्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी का, ये करना है कि बस यहाँ पे रोक दें, नेक्स्ट क्लास में करें? शाबाश, जल्दी से अपडेट करें। नहीं बेटा, इसका ग्राफ ना नहीं होता। चलो सही है, यहीं तक रोकते हैं इंशाल्लाह ताला, यहीं से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ इसको रीड आउट कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। नहीं मेरे बच्चे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती एलडीआर की। एलडीआर की इसका ना ग्राफ ऐसे ही बनता है जैसे कि एनटीसी का ऊपर बनता है, ठीक है? सेम इन दोनों के ग्राफ हैं। ये देखो, एनटीसी का भी हमने बनाया था ना, ये वाला था ग्राफ, तो एलडीआर का भी ऐसे ही ग्राफ बन रहा होता। क्योंकि करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस हाई होती है, और अगर रेजिस्टेंस हाई होती है तो करंट कम हो रहा होता है, मतलब वाइस वर्सा प्रोसेस है। तो वाइस वर्सा प्रोसेस होने की वजह से जैसे कि थर्मिस्टर का ग्राफ होता है वैसे ही एलडीआर का ग्राफ होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। चले मेरे बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।